अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सब कुछ सही है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर कि मदुरई मीनाक्षी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु को, दुर्गा को, शिव पार्वती को या किसको? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए कि मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? विष्णु जी को समर्पित है, दुर्गा जी को समर्पित है, शिव पार्वती को या गणेश जी को समर्पित है? तो जो मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है वो शिव और पार्वती को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बाकी चीजों को समझ लेते हैं। देखो, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। ठीक है, मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, और आगे बात करते हैं। यह मीनाक्षी यानी पार्वती का रूप है और उनके पति सुंदरेश्वर शिव को समर्पित है। तो मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है वो शिव और पार्वती को समर्पित है। क्लियर? आगे और बात की जाए तो इसके बारे में और भी चीजें देखें, जैसे कि विष्णु हो गया। अच्छा, मंदिर जो मथुरा जो मदुरई का जो तमिलनाडु का जो मंदिर है शिव पार्वती का, जिसमें मीनाक्षी को पार्वती का स्वरूप माना गया है और सुंदरेश्वर को शिव को समर्पित किया गया है। और चीजें अगर जानने लायक देखी जाए तो इस मंदिर का निर्माण नायक शासकों ने करवाया था। ठीक है, और प्रसिद्ध गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार इसकी खासियत है मदुरई के मंदिर की। विष्णु मंदिर क्या है कि विष्णु मंदिर विष्णु को समर्पित नहीं है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित नहीं है। जो मथुरा का जो मदुरई नंबर है वो विष्णु जी को नहीं, जबकि शिव को समर्पित, इसलिए ये उत्तर गलत हो जाएगा। दुर्गा के लिए अलग मंदिर है और गणेश, यहाँ गणेश की मूर्ति है लेकिन मुख्य देवता शिव और पार्वती है। क्लियर? आगे देखो 42 क्वेश्चन देखो। बाद में किस नृत्य को नृत्य और अभिनव का अद्भुत मिश्रण माना गया है? ठीक है, तो नृत्य एवं अभिनव का मिश्रण, अद्भुत मिश्रण माना गया है कथकली को, कुचिपुड़ी को, भरतनाट्यम या मणिपुरी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो जो कथकली है उसको, उसमें नृत्य और अभिनव का अद्भुत मिश्रण माना है। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य, केरल का। ठीक है, और इसमें अभिनव यानी कि अभिनय नाट्य और नृत्य का बेहतरीन मिश्रण है। इसका जो मुख्य विषय है वो रामायण और महाभारत की कथाएं हैं कथकली में, और कलाकारों का श्रृंगार एवं हावा उसकी पहचान है। क्या पहचान क्या है यहाँ पर? श्रृंगार प्लस हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन, वो इस जो नृत्य की खास पहचान है। और आगे बात करते हैं, कुचिपुड़ी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी अभिनय, लेकिन प्रमुखता कथकली जितनी नहीं है, यानी कथकली ज्यादा है, कुचिपुड़ी इतनी नहीं है। भरतनाट्यम के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से भाव नृत्य पर केंद्रित है। भरतनाट्यम का जो भाव है, ठीक है, वो किस पर केंद्रित है? नृत्य पर केंद्रित है। और मणिपुर के बारे में बात की जाए, कोमल नृत्य शैली है, कठोर अभिनय नहीं है। ठीक है, इसमें कोमल नृत्य शैली है मणिपुरी की, कोमल नृत्य शैली है। कठोर अभिनय नहीं है यहाँ पे। तो कथकली में आप नृत्य प्लस रंगमंच का अद्भुत संगम आप समझ सकते हो। आगे बात करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं किस काल की हैं? तो मौर्य काल की, सातवाहन की, गुप्त काल की या मुगल काल की? तो जो अजंता की गुफाएं वो सातवाहन काल की हैं। किस काल की? सातवाहन काल की हैं, और ये कहाँ पर? महाराष्ट्र में। क्लियर? और बौद्ध धर्म पर आधारित है ये, बौद्ध धर्म पर आधारित है, धर्म पर बेस्ड है। क्लियर? और इसके बारे में बाकी के बारे में बात करते हैं तो मौर्य काल के बारे में, तो अशोक काल में स्तूप बने, अजंता गुफाएं नहीं। ठीक है, तो मौर्य काल में जो अशोक हैं, ठीक है, तो अशोक ने स्तूप बनाए थे, गुफाएं नहीं।
क्लियर। गुप्त काल के बारे में बात की तो स्वर्णयुग बोला जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल का भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत सातवाहन ने की है गुफाओं के बारे में। मुगल काल में बात की जाए तो इस काल में अजंता गुफाएं छोड़ दी गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। मधुबनी पेंटिंग काफी ज्यादा फेमस है। अब मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करते हैं तो ये बिहार में है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। बिहार के किस क्षेत्र में? मिथिला क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में, मिथिला एरिया में मधुबनी पेंटिंग। यह परंपरागत रूप से शादी ब्याह और त्योहारों में बनाई जाती है। जो मधुबनी पेंटिंग है किसमें बनाई है? शादी ब्याह त्योहारों में। इसमें प्राकृतिक रंगों और पत्तियों का उपयोग किया जाता है इस पेंटिंग में। उत्तर प्रदेश, यहाँ की चित्रकला शैली अलग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यहाँ की चित्रकला शैली अलग है। झारखंड वाली पेंटिंग, झारखंड में क्या है कि वर्ली पेंटिंग अधिक प्रसिद्ध है। वर्ली, वर्ली पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग नहीं, वर्ली पेंटिंग झारखंड में फेमस है। पश्चिम में यहाँ पटचित्र शैली अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, पटचित्र। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मधुबनी के बारे में और खासियत है कि दीवारों पर चित्रित मिथिला संस्कृति है। भीमबेटका की गुफाओं के बारे में बात करते हैं। भीमबेटका गुफाएं, ठीक है, तो भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, वास्तुकला के लिए, स्तूपों के लिए। तो जो भीमबेटका की गुफाएं वो चित्रकला के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए फेमस है? चित्रकला के लिए। और भीमबेटका चित्रकला के लिए फेमस है। और ये मध्य प्रदेश की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये जो भीमबेटका है वो कहाँ है? वो है एमपी में। यहाँ मानव और पशु के चित्र मिले, मानव और पशु के चित्र मिले हैं इसमें। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। ठीक है, प्लस क्या है? यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। धरोहर स्थल में। ठीक है, आगे बात करते हैं। मूर्तिकला के बारे में बात किया है तो यहाँ मूर्तिकला नहीं पाई जाती। भीमबेटका मूर्तिकला कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है। वास्तुकला के भी कोई अवशेष नहीं है। स्तूप यहाँ पे बौद्ध स्थलों पर पाए गए हैं। ठीक है, लेकिन भीमबेटका में स्तूपों का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, यहाँ के जो चित्र हैं, भीमबेटका के जो चित्र हैं, ठीक है, वो लगभग 30,000 साल पुराने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46 है कि ब्रह्मदेश म्यांमार में पाए जाने भगवान बुद्ध की मूर्ति किस शैली की है? ब्रह्मदेश बोला जाता है म्यांमार को। ठीक है, तो म्यांमार में पाए जाने भगवान बुद्ध की मूर्ति किस शैली में निर्मित है? इस बारे में चर्चा की गई है। भगवान बुद्ध की मूर्ति किस शैली की है इस बारे में बताया गया। तो जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है वो पगोड़ा बनाई गई, पगोड़ा। तो भगवान जो म्यांमार में है, भगवान बुद्ध धर्म के तहत पेगोड़ा शैली की मूर्तियां और स्तूप बनाए गए हैं। पेगोड़ा का मतलब अर्थ होता है बहुस्तरीय छत वाला स्तूप। ठीक है, बहुस्तरीय छत वाला स्तूप, स्तूप। क्लियर। जो म्यांमार में भगवान बुद्ध की मूर्ति पेगोड़ा के तौर पर बनाई गई है, पेगोड़ा शैली में। अब बाकी और भी चीजों के बारे में बात करते हैं। गांधार, मथुरा, अमरावती, इनके बारे में बात करते हैं। तो जो गांधार शैली है भारत और अफगानिस्तान में पाई जाती है। इंडिया प्लस अफगानिस्तान। मथुरा के बारे में बात की तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भारत का है। यहाँ पे क्या है कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एक स्कूल है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अमरावती के बारे में बात की जाए तो अमरावती दक्षिण भारत में है और दक्षिण भारत में फेमस है अमरावती।
तो पेगोडा के बारे में और सी जानकारी, छोटी सी जानकारी और ले लो कि पेगोडा के बारे में म्यांमार, थाईलैंड, चीन में बौद्ध स्थापत्य, चीन में बौद्ध स्थापत्य सब इसी की देन है। ठीक है, पेगोडा शैली की देन है। क्लियर? यहाँ पर पेगोडा शैली से निर्मित काफी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी। कथक के बारे में बात करिए। देखो, कथक कली तो केरल का हो गया। अब कथक का संबंध किस संगीत घराने से, इसके बारे में बात करते हैं। तो जयपुर घराने से, वाराणसी घराने से, लखनऊ घराने से, दिल्ली घराने से। तो जयपुर घराना, वाराणसी घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना, ये सभी उत्तर प्रदेश के ही घराने हैं, दिल्ली घराना नहीं है। तो अब कथक का संबंध किस संगीत घराने से अधिक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब कथक का संबंध किस संगीत घराने से, जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। तो इस जो कथक है उसका संबंध है लखनऊ घराना, नवाबों की नगरी लखनऊ, और लखनऊ घराने से है कथक का संबंध सबसे ज्यादा। ठीक है, अन्य घरानों के बारे में बात की जाए तो कथक के तालों के लिए फेमस है जयपुर घराना। कथक की जो ताल होती है, ठीक है, कथक में तालों के लिए फेमस है। वाराणसी घराना तबला वादन के लिए फेमस, तबला वादन के लिए। दिल्ली घराना सितार और वायलिन के लिए फेमस है, सितार और वायलिन के लिए, वायलिन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को कौन सी बनी थी? भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सा था या कौन सी बनी थी, तो उसके बारे में बता रहा। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, वो भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुई थी। कब शामिल हुई थी? 1983 में। ठीक है, 1983 में अजंता एलोरा गुफाएं थी, भारत की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। कुतुब मीनार, ताजमहल और हुमायूं के बारे में बात किया है तो ये सभी बाद में है, सबसे पहले अजंता एलोरा। नेक्स्ट देखो, कौन सी चित्रकला राजस्थानी शैली की है? कौन सी चित्रकला राजस्थान शैली की है? तो फंड चित्रकला, पटचित्र, मधुबनी या पहाड़ी चित्रकला। तो राजस्थान शैली की कौन सी चित्रकला है उसके बारे में बात की जा रही है। तो सही आंसर क्या होगा? तो राजस्थानी जो चित्रकला है वो फड़ पेंटिंग से संबंधित है। ठीक है, तो राजस्थान की जो चित्रकला है, राजस्थान शैली है, वो फड़ पेंटिंग से संबंधित है। फड़ पेंटिंग राजस्थान की पारंपरिक चलित्र चित्रकला है। ठीक है, पटचित्र के बारे में बात की जाए तो ये उड़ीसा की है। पटचित्र किसकी है? उड़ीसा की है, उड़ीसा की। मधुबनी बिहार की है, और पहाड़ी चित्रकला हिमाचल प्रदेश की है, HP। ठीक है, और जो राजस्थानी शैली है वो फड़ पेंटिंग के लिए फेमस जानी जाती है। आगे बात करते हैं, हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या धौलागिरी। देखो, अगर सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो रंगपुर है। ठीक है, इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा कोई। दूसरी बात, सबसे बड़ा नगर के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो हो जाएगा धौलावीरा। और धौलावीरा है कहाँ पे? गुजरात में है। क्लियर? पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। ठीक है, लोथल भी गुजरात में ही है, और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, और यहीं कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियां मिल रही हैं, ये आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम नृत्य में प्रयुक्त अंगिक का क्या अर्थ है? चेहरे के भाव, अंग संचालन, वाद्य यंत्र या गायन। तो जो अंगिक का अर्थ क्या है? तो अंगिक का अर्थ था शरीर के अंगों का संचालन। ठीक है, अंगिक का अर्थ ऑप्शन नंबर बी है, शरीर के अंगों का संचालन।
चेहरे के भाव के बारे में बात की जाए तो ये सात्विक, ठीक है, सात्विक कह दो तो आप समझ जाओगे चेहरे के भाव के बारे में बात हो रही है। बाद यंत्र बाधक बोला जाएगा और गायन को वाचिक, वाचिक तो गायन अर्थ वाचिक है, वायन का वादक और चेहरे के भाव सात्विक। शिव का नटराज रूप किस चीज का प्रतीक है? ज्ञान और अज्ञान का, रचना और संहार का, सत्य और भक्ति का, जीवन और मृत्यु का। तो शिव का जो नटराज रूप है वो किसका है? तो वह रचना और संहार का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, रचना और संहार का। और बात की जाए तो ज्ञान और अज्ञान के बारे में बात की जाए तो ये दीपक का प्रतीक है, दीपक का प्रतीक। सत्य और भक्ति के बारे में बात किया है तो देवी की मूर्तियां हैं इसमें, देवी की मूर्तियां। जीवन और मृत्यु के बारे में बात की जाए तो काल भैरव इसके लिए जाने जाते हैं, काल भैरव। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो दिल्ली के जो कुतुब मीनार है शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसके बाद पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, जो कि दामाद थे इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है। उसके बाद भी इसमें काम जारी रहा था। तो कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में हुआ था, और कुतुब मीनार 1192 में, ठीक है। इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था, बलबन ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का योगदान था। तो अलाई मीनार का आरंभ किया था इसने, अलाई मीनार। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय नृत्य में अहिल्या उद्वार नाट्यांश प्रमुख? अहिल्या उद्वार तो कुचिपुड़ी इसके लिए जानी जाती है, कुचिपुड़ी इसके लिए जानी जाती है, अहिल्या उद्वार, ठीक है। जो नाट्यांश है ये कुचिपुड़ी की देन है। भरतनाट्यम आपको पता है तमिलनाडु का है, मणिपुर की ओडिशा की, ठीक है। अब मणिपुर में और भी चीजें देख लो, तो मणिपुर में रासलीला और सेम एज यूपी में एक नौटंकी भी फेमस है और रासलीला भी फेमस है, जबकि कुचिपुड़ी सिर्फ आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब कुछ जैसे कि मणिपुर की रासलीला है वैसे यूपी की नौटंकी भी है, और रासलीला भी यूपी में है, ठीक है। और बात करते हैं तो भरतनाट्यम शैव परंपरा पर आधारित है, शैव परंपरा। उड़ीसा में जो ओडिसी नृत्य है वो श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित है, श्री कृष्ण की कथाएं, श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज संग्रहण के लिए कौन सी संरचना प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज संग्रहण के लिए कौन सी संरचना फेमस है, इसके बारे में बात करते हैं। तो गेट वॉथ, ग्रेनरी, डकयार्ड या सिटी वॉल? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रेनरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रेनरी यानी कि अन्नागार। अन्नागार का उपयोग जैसे कि आज के टाइम में हम लोग नहीं कुठली बनाते हैं, कोठली ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वही अन्नागार, बस वहाँ पर थोड़ा इसका आकार थोड़ा बड़ा था, यहाँ पर थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहाँ पर पूरे शहर का अनाज रखा जाता था, ठीक है। ग्रेट वॉथ मोहनजोदड़ो में है, ठीक है, मोहनजोदारो। और डॉकयार्ड लोथल में है। और सिटी वॉल के बारे में बात की जाए तो ये भी मोहनजोदड़ो का ही है, मोहनजोदारो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 की किस भारतीय चित्रकला शैली में भगवान कृष्ण के जीवन का चित्रण अभिलेख अधिक होता है? फिर से सुनो,
किस भारतीय चित्रकला शैली में भगवान कृष्ण के जीवन का चित्रण अधिक होता है? पहाड़ी शैली में, वड़ी शैली में, राजपूत शैली या कांगड़ा शैली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांगड़ा शैली। ठीक है, कांगड़ा शैली में भगवान श्री कृष्ण के जीवन का चित्रण अधिक होता है। पहाड़ी शैली में सामान्य पेंटिंग है। ठीक है, सामान्य पेंटिंग। वैली शैली की बात की जाए तो आदिवासी चित्र आपको मिल जाएगा, आदिवासी चित्र। ठीक है, नेक्स्ट। और राजपूत शैली के बारे में बात की जाए तो इसमें भी राधा कृष्ण चित्रण मिलते हैं, लेकिन कांगड़ा शैली से कम। सेम एज कांगड़ा शैली ठीक है, बट ये थोड़ा कम है और ये थोड़े ज्यादा है। ठीक है, उड़ीसा में जो रथ यात्रा के बारे में बात की जाएगी तो आपको पता ही है कि इसमें जो रथ यात्रा है उड़ीसा की, ठीक है, उसमें 24 है पहिए। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा का, ये जगन्नाथपुरी, ये लिंगराज या मुक्तेश्वर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगन्नाथपुरी। उड़ीसा में जो रथ यात्रा है वो जगन्नाथपुरी की है। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है रथ यात्रा के लिए फेमस है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में ही है ये भी। ठीक है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है और उड़ीसा का अंदर एक मुक्तेश्वर मंदिर भी है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति का बारे में बात की जाए तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में बात की जाए तो ये भी तक्षशिला में है। ठीक है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति। ठीक है, तक्षशिला प्राचीन भारत का शिक्षा केंद्र है। नालंदा के बारे में बात की जाए तो ये बाद के कालों में बना नालंदा। विक्रमशिला पाल वंशों ने बनाया था, पाल शासकों ने, या पाल वंश में बना था। ठीक है, कांचीपुरम के बारे में बात की जाए तो आपको पता है दक्षिण भारत का है, साउथ इंडिया का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गुरुकुल शिक्षा हो गया था कि ठीक है, विक्रमशिला पाल वंश की है और कांचीपुरम आपको साउथ इंडिया का है। थोड़ा सा और जान लेते हैं तक्षशिला के बारे में। तो तक्षशिला विश्व प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति का एक प्रमुख केंद्र है। यह आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कौन सा यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान में है, तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ है? रावलपिंडी पंजाब, रावलपिंडी पंजाब। ठीक है, यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला में चाणक्य यानी कौटिल्य ने शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा प्राप्त करवाई थी। ठीक है, अब इनके ऑप्शंस के बारे में देख लो। नालंदा, तो नालंदा की जो स्थापना है वो गुप्त काल में है। ठीक है, किस काल में? गुप्त काल में। गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में कौन सी शताब्दी? तो 5वीं शताब्दी में। क्लियर? ये महायान बौद्ध धर्म का केंद्र है। नालंदा किसका केंद्र है? बौद्ध धर्म का, महायान। और यहाँ शिक्षा पद्धति संगठित विद्यालय प्रणाली यानी हॉस्टल बेस्ड सिस्टम पर आधारित थी। गुरुकुल पद्धति नहीं थी, यहाँ पर हॉस्टल थे। ठीक है, हॉस्टल। ठीक है, लेकिन जो तक्षशिला था वहां पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर दिया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर दिया था, बिहार वाले एरिया है। अब विक्रमशिला के बारे में बात करते हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी में बना। ठीक है, कब बना? 8वीं में। ठीक है, और पाल वंश के राजा थे धर्मपाल। ठीक है, किसने बनवाया था? धर्मपाल ने। बड़े प्रतापी राजा थे। यह भी बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ शिक्षा संरचना नालंदा जैसी ही थी, लेकिन गुरुकुल पद्धति पर आधारित नहीं थी। कांचीपुरम के बारे में बात की जाए तो ये पता ही है कि दक्षिण भारत का है।
ठीक है। और तमिलनाडु प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र था है। इसे दक्षिण का शिक्षा नगरी भी कहा जाता था, कांचीपुरम को, ठीक है, दक्षिण का शिक्षा नगरी बोला जाता था, शिक्षा नगरी। लेकिन ये गुरुकुल पद्धति से जुड़ा प्रमुख स्थल नहीं था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा, कुछ चीजें और देख लो आप, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो छात्र गुरु के आश्रम में रहकर वेद, उपनिषद, युद्ध कला, गणित और ज्योतिष की शिक्षा लेते थे। यह पद्धति व्यक्तिगत रूप से सीखने में केंद्रित थी। शिक्षा निःशुल्क थी, गुरुदक्षिणा प्रणाली नहीं थी। तक्षशिला में बात की जाए तो शिक्षक और छात्र के बीच में जो संबंध थे, प्रसिद्ध शिक्षक पाणिनि संस्कृत व्याकरण थे, कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ाते थे और चरक आयुर्वेद। प्रसिद्ध छात्र चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था और ये 1920 में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, ठीक है। कब शामिल है? 1920 में तक्षशिला, ठीक है, सॉरी 1980 में यूनेस्को। जो चीजें लिख रहे हैं उनको आप नोट कर लेना, इसके आपको आसानी रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अजंता एलोरा की गुफाओं में कौन सा तत्व समान है? चैत्य मंडप, पगोड़ा शैली, गुप्तकालीन वास्तुकला या शिलालेख? देखो, अजंता एलोरा में शिलालेख की कोई बात नहीं की गई, ठीक है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा चैत्य मंडप। जो अजंता एलोरा की गुफाओं में जो तत्व समान है वो है चैत्य मंडप। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो चैत्य मंडप का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि प्रार्थना उपासना के लिए बना मंडप, यानी कि प्रेयर हॉल। प्रेयर हॉल, जो प्रेयर हॉल है वो अजंता और एलोरा की गुफा में सेम है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर विहार, मठ और चैत्य प्रार्थना के दोनों ही बने हुए हैं। अजंता की बात की जाए तो अजंता 2nd सेंचुरी में बना था और 6वीं शताब्दी तक, और एलोरा 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी दोनों का निर्माण राग कट वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। अजंता कब बना था? 2nd BC से, ठीक है, 6 BC से तैयार हुआ। जबकि एलोरा किस टाइम से रहा है? तो 5 BC से 10 BC तक। क्लियर? इतनी चीज क्लियर होगी। और ये जो वास्तुकला है कौन सी वास्तुकला है? राग कट, ठीक है, राग कट वास्तुकला है। और आगे बढ़ते हैं। अभी इनके जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। पैगोडा शैली, तो पैगोडा शैली भारत की नहीं बल्कि चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में विकसित हुई थी। यह एलोरा अजंता से संबंधित नहीं है। गुप्तकालीन वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। तो अजंता गुफाएं गुप्त काल यानी 5वीं शताब्दी में बनी थी, लेकिन एलोरा का निर्माण चालुक्य राष्ट्रकूट काल में हुआ था, ठीक है। जो अजंता है इसका तो गुप्त काल में हुआ, लेकिन एलोरा है इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट काल में हुआ, ठीक है। इसलिए दोनों समान नहीं है। शिलालेखों के बारे में बात की जाए तो अशोक के शिलालेख काफी फेमस है, और शिलालेख अलग अलग काल के होते हैं और ये हर गुफा में नहीं पाए जाते। ये दोनों का सामान्य तो नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं तो जो अजंता है वो बौद्ध धर्म का केंद्र है, थेरवाद व महायान शाखा का। एलोरा है वो हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म का संगम है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ठीक है। केरल की पारंपरिक रंगमंचीय कला कूडियाट्टम, ठीक है, केरल की एक पारंपरिक है रंगमंचीय कला कूडियाट्टम। तो ये किससे संबंधित है? संगीत से, नृत्य से, नाटक से या चित्रकला से? तो कूडियाट्टम है वो नाटक से संबंधित है, ठीक है। कूडियाट्टम किससे संबंधित? नाटक से संबंधित है। और कूडियाट्टम का अर्थ क्या होता है इसको देख लो। तो इसका जो अर्थ होता है कूडियाट्टम का कि साथ मिलकर अभिनय करना,
साथ मिलकर अभिनय करना, अभिनय करना, ठीक है। साथ मिलकर अभिनय करना, ये कुडियट्टम का ठीक है, कुडियट्टम का अर्थ है यह संस्कृत नाटकों का प्रदर्शन करने की एक प्राचीन पारंपरिक शैली है। केरल का यह नाट्य कला, ठीक है, रूप में यूनेस्को की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। कुडियट्टम, ठीक है, केरल की है। इसे कटुम्बल नामक विशेष रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। कुडियट्टम भारत का सबसे पुराना जीवंत रंगमंची रूप माना जाता है। अब कुछ और आगे देखते हैं, संगीत के बारे में बात करते हैं। तो संगीत आधारित कला है, लेकिन कुडियट्टम में वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से नाटक का। नृत्य के बारे में बात किया तो इसमें नृत्य के कुछ तत्व हैं, लेकिन केवल नृत्य नहीं है, ये एक्टिंग बेस्ड परफॉर्मेंस है। चित्रकला के बारे में बात की जाए तो चित्रकला से इसका कोई संबंध नहीं है। अब मुख्य कलाकारों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य कलाकारों को चाक्यार और नांग्यार कहा जाता है, ठीक है, चाक्यार और नांग्यार कहा जाता है, चाक्यार और नांग्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 61। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरतमुनि जी है। तो नाट्य शास्त्र भारतीय नाटक कला, संगीत और नृत्य पर आधारित प्राचीन ग्रंथ है। इसे भरतमुनि ने लिखा था। इसमें रस सिद्धांत, ठीक है, नाट्य संरचना और मंचन के नियमों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह भारतीय शास्त्रीय नाट्य कला का अद्भुत ग्रंथ माना जाता है। पाणिनि के बारे में बात की जाए तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी, ठीक है, ये पाणिनि की ही देन है। और ये किस में लिखा गया था? ये संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण। पतंजलि के बारे में बात की जाए तो इन्होंने योग सूत्र लिखा था। पतंजलि ने योग सूत्र, जो योग और ध्यान पर आधारित था। वात्सायन के बारे में बात की जाए तो इन्होंने वात्सायनिक काम सूत्र लिखा। क्लियर? तो जो नाट्य शास्त्र है इसके जो रचयिता कौन है? भरतमुनि है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? तो बताइए कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है? अच्छा, एक चीज और रह गई है। नाट्य शास्त्र में हम आपको बता दें कि नाट्य शास्त्र में 2 प्रकार के नृत्य होते हैं, ठीक है। एक होता है तांडव, एक होता है लास्य। लास्य क्या है कि लास्य महिलाएं करती हैं, तांडव मैन करते हैं। क्लियर? तो कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, वो होगा मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम एक ऐसा नृत्य है जो केवल महिलाएं करती हैं और ये कहाँ का? केरल का है। पारंपरिक रूप से इसे केवल महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। इसका नाम मोहिनी यानी आकर्षक स्त्री स्वरूप और अट्टम नृत्य से मिलकर बना हुआ है। इनकी गति कोमल और भावपूर्ण होती है, ठीक है। बाकी बात की जाए तो ये पुरुष और महिलाएं दोनों करती हैं कथक, यानी मैन एंड बी मैन बोथ, ठीक है। कथक, कुचिपुड़ी और कथक है कहाँ का? कथक यूपी का है और कथकली केरल का हो जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। यह शास्त्रीय नृत्य है, इसे पुरुष और महिलाएं दोनों ही करते हैं। भरतनाट्यम यह भी तमिलनाडु का है, इसे सिर्फ पुरुष करते हैं। भरतनाट्यम को कौन करते हैं? पहली बात ये तमिलनाडु का है और इसमें क्या करता है कि भरतनाट्यम ओनली पुरुष यानी मैन ही डांस करते हैं। मोहिनीअट्टम में लास यानी कोमलता का प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो नाटक
कोरियट्टम केरल की रंगमंची परंपरा है। भरतनाट्यम है नाट्य शास्त्र के रचयिता। मोहिनीअट्टम केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये इसके कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आप सभी लोग बस देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहिए, बाकी सब आप हम पर छोड़ दीजिए। आपको हर चीज में निपुण करके जाएंगे, ठीक है। तो निपुण हो भी रहे हो गया, आप तरीका भी देख रहे हो, आप फैक्ट्स तो भी समझ रहे हो, ठीक है। तो बिना दिमाग पे लोड डाले हर एक काम आपको मिलेगा। आगे देखो, चरक संहिता के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो चरक संहिता किस विषय से संबंधित है, इस बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग कि चरक संहिता है वो किस विषय से संबंधित है। राजनीति से, आयुर्वेद से, खगोल शास्त्र या नाट्य कला से। तो जो चरक संहिता है वो आयुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। तो चरक संहिता प्राचीन भारत का एक आयुर्वेदिक चिकित्सा ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? तो इसके हैं रचयिता चरक मुनि। क्लियर? चरक मुनि इसके रचयिता है। इसमें रोगों का कारण, लक्षण, निदान और उपचार के बारे में विस्तार में बताया जाता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से आयुर्वेद की चिकित्सा शाखा है। इसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की प्राचीन आधार माना जाता है। अब राजनीति के बारे में बात की जाए तो राजनीति पर प्राचीन भारत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है, ठीक है। राजनीति पर कौन है? चाणक्य अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र खगोल शास्त्र के बारे में बात किया है तो आर्यभट्टीय, खगोल शास्त्र के लिए आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ प्रसिद्ध है, ठीक है। आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत। नाट्य कला के बारे में बात की है तो नाट्य कला के लिए भरत मुनि का नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली शास्त्रीय नृत्य अकादमी, भारत की पहली शास्त्रीय नृत्य अकादमी कहाँ पर स्थित है, इस बारे में बात की जाएगी। तो पहली शास्त्रीय नृत्य अकादमी चेन्नई में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो भारत की पहली शास्त्रीय नृत्य अकादमी का नाम क्या था, और नाम क्या था? काल क्षेत्र, काल क्षेत्र, सॉरी कला क्षेत्र, कला क्षेत्र। इसकी स्थापना 1936 में, कब की गई थी? 1936 में की गई थी। किसने की थी? रुक्मणी देवी अरुणेल ने की थी। रुक्मिणी देवी अरुणेल। क्लियर? तो पहली शास्त्रीय नृत्य अकादमी चेन्नई में स्थापित की गई कला क्षेत्र के लिए 1936 में रुक्मणी देवी अरुणेल के द्वारा। यह भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जो नृत्य अकादमी है किसके लिए फेमस है? भरतनाट्यम के लिए। क्लियर? चेन्नई हो गया, तमिलनाडु में स्थित यह संस्था विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। मुंबई के बारे में बात की जाए तो मुंबई में शास्त्रीय नृत्य के कई केंद्र है, लेकिन यह पहली अकादमी नहीं है। कोलकाता मुख्य रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर के नृत्य नाटकों के लिए फेमस है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सांस्कृतिक केंद्र है, लेकिन पहली कोई अकादमी नहीं है। कला क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा क्या है? सांस्कृतिक विरासत का क्षेत्र, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तंजावुर चित्रकला का संबंध के बारे में बात करते हैं। किस संबंध के बारे में बात करते हैं? तंजावुर चित्रकला के संबंध के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तंजावुर चित्रकला के बारे में बात करते हैं। तो तंजावुर चित्रकला का संबंध किस राज्य से? कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि तंजावुर जो चित्रकला है वो किस संबंधित है? वो है तमिलनाडु संबंधित है, ठीक है। तो तंजावुर जो चित्रकला है वो तमिलनाडु संबंधित है।
ठीक है। तंजावुर चित्रकला यानी तंजौर पेंटिंग का उद्भव तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र से हुआ है। यह चित्रकला अपनी उज्ज्वल रंगों, उभरी हुई आकृतियों और सोने की पत्तियों के प्रयोग के लिए फेमस है। इसका जो सब्जेक्ट है वो देवी देवताओं के जीवन प्रसंग और पौराणिक कथाओं का है। इसे बनाने के लिए लकड़ियों के बोर्ड पर कैनवास चिपकाया जाता है और फिर रंग भरे जाते हैं। चोल शासकों के टाइम पर इस चित्रकला का विकास हुआ था। चोल शासकों टाइम चोल शासकों के टाइम इस कला का विकास हुआ था। ठीक है। अब और इसके बारे में बात करते हैं, इसके ऑप्शन के बारे में। कर्नाटक, तो कर्नाटक प्रसिद्ध है मैसूर चित्रकला के लिए। ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है? मैसूर चित्रकला के लिए। ठीक है, जिसमें गजेंद्र मोक्ष जैसी विशेष चित्रित होते हैं। केरल में बात की जाए तो केरल की खास पहचान है कथकली, जो कि मुखौटा चित्रकला है, और मुरल पेंटिंग। ठीक है, कथकली, मुखौटा और मुरल पेंटिंग। ओके। और आंध्र प्रदेश के बारे में बात की। आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध है काली घाट पेंटिंग और कुचिपुड़ी नृत्य के लिए, लेकिन तंजावुर चित्रकला से इसका संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय चित्रकला में मिट्टी की दीवारों पर पेंटिंग की गई है? तो मिट्टी की दीवारों पर पेंटिंग की गई है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है वर्ली पेंटिंग। ठीक है, वर्ली पेंटिंग मिट्टी की दीवारों पर पेंटिंग की जाती है। यह चित्रकला महाराष्ट्र के बर्ली जनजाति द्वारा विकसित की गई। ठीक है, महाराष्ट्र के बर्ली जनजाति द्वारा शुरू की गई थी। इसे मिट्टी और गोबर में लिपि दीवारों पर किया जाता है। चित्रों में रोजमर्रा के जीवन, नृत्य, शिकार जैसे शादी जैसे दृश्य बनाए जाते हैं। रंग के बारे में बात कीजिए तो मुख्यतः सफेद रंग। ठीक है, बड़ी पेंटिंग में सफेद रंग। ठीक है, चावल के पाउडर से बना है। और आगे बढ़ते हैं। मधुबनी के बारे में बात करें, बिहार की है। और ठीक है, बिहार का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्ट्रक्चर है, लेकिन कपड़ों कागज पर भी बनाई जाती है। मुरल पेंटिंग की बात की जाए तो दीवार पर चित्रकारी होती है, लेकिन यहाँ मंदिरों के दीवारों पर होती है, मिट्टी की दीवारों पर नहीं। ठीक है, दीवारों पर पेंटिंग ठीक है, मिट्टी की दीवारों पर नहीं। कांगड़ा के बारे में बात किया है तो हिमाचल प्रदेश की लघु चित्रकला है। लघु चित्रकला। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्वेश्चन। ठीक है, तो कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है किस शैली से बना हुआ है, इस बारे में बात करते हैं। तो कांचीपुर का जो कैलाश मंदिर है वो किस कला में वर्णित है, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, कांचीपुरम है कहाँ? कोई बताएगा कि कांचीपुरम कहाँ है? तो कांचीपुरम में तमिलनाडु। तमिलनाडु की साइड है? दक्षिण साइड है, साउथ साइड। ठीक है, तो जो वहां पर कैलाश मंदिर है वो कौन सी की शैली में बन जाएगा? तो त्रिभुज शैली में बन जाएगा। मिड में होता तो नागर शैली में बन जाता एक बार में, लेकिन बेसिक शैली दोनों का मिक्सअप है। तो कैलाश मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण जो है कांचीपुरम वाला, इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम यानी सेकंड राजमल्ला ने 8वीं शताब्दी में किया था। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, गोपुर में यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पे बड़े द्वार टावर मिले, मंदिर के ऊपर शिखर मिला, विमाना, पत्थर के स्तंभ, भित्ति चित्र मिले, यानी वॉल स्कल्प
स्कल्पटर्स और एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए हिस्से मिले। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नागर के बारे में। तो ये नागर शैली उत्तर भारत की में प्रचलित है। शिखर का आकृति घंटाकृति का होता है। घंटाकृति। ठीक है, उदाहरण की बात की जाए तो खजुराहो मंदिर समूह एमपी का क्या है, खजुराहो मंदिर, इसी पर बेस्ड है। ओके, यह दक्षिण भारत के मंदिरों पर लागू नहीं होता है। नागर शैली के बारे में बात की जाए तो ये उत्तर भारत में प्रचलित है, दक्षिण भारत में नहीं। बेसर बात की जाए तो बेसर शैली को मिश्रित शैली भी कहा जाता है। उत्तर और दक्षिण भारतीय स्थापत्य का संगम है। ठीक है, बेसर का एग्जाम्पल में देख लो, पट्टदकल, पट्टदकल। ठीक है, कहाँ, कर्नाटक। क्लियर। मिश्रित कोई है ही नहीं। मिश्रित शैली बेसर का ही दूसरा नाम है। कैलाश मंदिर पूरी तरह द्रविड़ शैली पर आधारित है, इसलिए मिश्रित पर नहीं। क्लियर। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो, मत विलास प्रश्न के बारे में बात की जाए तो 68 क्वेश्चन है। मत विलास प्रश्न किस शासक द्वारा लिखी गई थी? हर्षवर्धन, नरसिंह वर्मन, समुद्रगुप्त या अशोक द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नरसिंह वर्मन ने। तो मत विलास प्रश्न संस्कृत में एक रहस्य नाटक है। इसे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन यानी मामल्लपुरम ने लिखा था। इसमें तात्कालिक समाज की कुरीतियों और धार्मिक पाखंडों के बारे में एक व्यंग्य था। अब हर्षवर्धन के बारे में बात किया तो हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली, ठीक है, नागानंद रत्नावली, अब प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ये कुछ चीजें थी। समुद्रगुप्त के बारे में बात किया तो समुद्रगुप्त एक महान कवि था, लेकिन कोई नाटक नहीं लिखा था इन्होंने। अशोक ने केवल एक शिलालेख ही बनवाए थे, कोई राइटर नहीं थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के किस राज्य को लोक कला की खान कहा जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो राजस्थान है। ठीक है, उसको लोक कला की खान कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा लोक कला हस्तकलाएं पाई जाती है, जैसे फर्न पेंटिंग, ये भी राजस्थान की देन है। फर्न पेंटिंग, ठीक है, कठपुतली, और घूमर, कालवेरिया नृत्य, बंधेज और मीनाकारी भी बहुत ज्यादा फेमस है। बंधेज और मीनाकारी बहुत ज्यादा फेमस है। बंधेज और मीनाकारी, मीनाकारी ये कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बात किया है तो गोंड और भील पेंटिंग फेमस है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी? गोंड व भील। पश्चिम बंगाल में बात की जाए तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पटचित्र चलते हैं, पटचित्र। उत्तर प्रदेश में बताते तो चिकनकारी और बनारसी शिल्प ज्यादा होता है, और चिकनकारी कहाँ होता है? लखनऊ में। आगे बढ़ो। ब्रज क्षेत्र में किस लोक नृत्य का प्रचलन था अधिक था? गरबा, रासलीला, घूमर या कच्छगड़ी? तो देखो, जो ब्रज क्षेत्र में रासलीला का प्रचलन अधिक था। ठीक है, मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की भूमि है, और रासलीला में कृष्ण और गोपियों की रास का मंचन होता है। गरबा कहाँ है? गुजरात में। घूमर राजस्थान में। कच्छी घोड़ी कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, ये भी राजस्थान, ये भी राजस्थान, ये यूपी और ये गुजरात। कलिंग वास्तुकला किस राज्य में विकसित हुई थी? कलिंग वास्तुकला किस राज्य में विकसित हुई थी, इसके बारे में बताइए। तो जो कलिंग वास्तुकला है वो किस राज्य में विकसित हुई थी, इसके बारे में जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कलिंगा वास्तुकला, ठीक है, उड़ीसा राज्य में विकसित हुई थी।
अब उड़ीसा राज्य के कुछ मंदिर देख लो। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, और पुरी जगन्नाथ, पुरी जगन्नाथ। ये कुछ चीजें थी। और देख लो, तमिलनाडु की जो शैली वो है द्रविड़। केरल की लकड़ी पर आधारित वास्तुकला है, ठीक है, वुड्स बेस्ड। कर्नाटक का यक्षगान फेमस है और यहाँ की जो शैली वो है क्या, बेसर शैली है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस चित्रकला शैली में भगवत गीता का चित्रण हुआ है? तो भगवत गीता का चित्रण हुआ है कांगड़ा के शैली में। तो मधुबनी मिथिला की पेंटिंग की बात करता है, बरेली महाराष्ट्र में आदिवासी महिलाओं की, लेकिन पहाड़ी इसमें भी कृष्ण लीला को चर्चा मिलता है, लेकिन कांगड़ा शैली इन सब में सबसे ज्यादा फेमस है क्यों इसमें भगवत गीता का चित्र मिलता है। आगे बढ़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड कहाँ है? लोथल है। लोथल सिंधु घाटी का व्यापारिक बंदरगाह है, यहाँ पर डॉकयार्ड और अवशेष हैं। कालीबंगा सिंचाई के लिए फेमस है, हड़प्पा ग्रेनरी के लिए, और राखड़ गढ़ी हाल ही की खुदाई के स्थल है। उड़ीसा का कौन सा त्योहार रथ यात्रा के लिए फेमस है? तो रथ यात्रा के लिए कौन सा त्योहार फेमस है? तो पुरी फेमस है। तो मर्दों का जगन्नाथ मंदिर हिंदू प्रसिद्ध है, यहाँ की रथ यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल का निर्माण कराया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। हुमायूं के बारे में बात किया है तो कोई प्रसिद्ध इमारत नहीं इन्होंने बनवाई थी। औरंगजेब के बारे में बात की थी, इसको जिंदा पीर बोला जाता था और कठोर शासन के लिए फेमस था। आगे बात करते हैं, किस नृत्य में यक्षगान का मिश्रण देखने को मिलता है? तो यक्षगान कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में कौन सा है? कथकली तो नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, मोहिनीअट्टम ये भी केरल का हो गया। तो यक्षगान का मिश्रण कहाँ का देखने को मिलता है? तो बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में नाट्यकला व यक्षगान का मिश्रण मिलता है, आंध्र प्रदेश वाला। यहाँ पर यक्षगान का भी मिश्रण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना जीवंत थिएटर फार्म कहाँ है? तो यह कुडियाट्टम में जीवंत, ठीक है। यूनेस्को ने इसे हेरिटेज घोषित कर दिया है। किस शास्त्रीय नृत्य में केहड़ीला विशेष रूप से दर्शाई जाती है? तो वो ये था, ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य है वहां पर केहड़ीला विशेष तौर पर दर्शाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? कार्ल टाड ने, जॉन मार्शल, जॉन एडिसन, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो जैन स्मिथ ने अजंता की गुफाओं की खोजा था। संगम युग के प्रसिद्ध पट्टिनपलाई ग्रंथ किस भाषा में लिखा है? तो ये तमिल भाषा में लिखा है, पट्टिनपलाई। नेक्स्ट देखो, किस काल में सांची का स्तूप बनवाया गया? तो सांची का स्तूप मौर्य काल में बनवाया गया था, ठीक है, अशोक ने बनवाया था इसे। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय नृत्य शैली में अभिनव का विशेष महत्व दिया गया है? ठीक है, तो कथकली में अभिनव का विशेष महत्व दिया गया है। नवरस की अवधारणा का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ था? महाभारत, रामायण, नाट्यशास्त्र या अर्थशास्त्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नवरस का, तो ये हो जाएगा नाट्यशास्त्र के लिए। चार धाम यानी चार विभागों में विभाजित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? चार विभागों में रखते हैं, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? भरतनाट्यम। अजंता गुफा में चित्रकारी किस प्रकार की हुई है? अजंता गुफा में तो तैल चित्र, भित्ति चित्र या वाटर कलर या मूर्तिकला। मूर्तिकला तो नहीं है, तो 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है भित्ति चित्र, ये फेमस है। किस भारतीय
चित्रकला शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है कांगड़ा, मधुबनी, पहाड़ी या पट्टचित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबनी में। सिंधु घाटी की नृत्य करती बालिका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नृत्य करती बालिका किससे प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते कि स्थापत्य शैली में गोपुरम मुख्य रूप से है दक्षिण, ग्रामीण, बेसर या मिश्रित। तो गोपुरम के बारे में बात किया है तो ये दक्षिण भारत की है। उड़ीसा के किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से किस को जाना जाता है, इसके बारे में बताइए। अब हम देखते हैं 89 क्वेश्चन। ठीक है, उड़ीसा के किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोला जाता है? तो बताइए जल्दी से, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि उड़ीसा के किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोला जाएगा? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। तो जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, तो ठीक है, इसे ये ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। तो सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में किसने बनवाया था? ये 13वीं शताब्दी का बना हुआ है। ठीक है, बनवाया किसने था? नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। ये जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा। ठीक है, ये किससे बनाया था? ये ग्रेनाइट से बना था। ये जो पत्थर जो इस मंदिर में जो यूज हुआ है वो ग्रेनाइट पत्थर यूज हुआ है, वो काला है पत्थर। ठीक है, इसलिए ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। यह कलिंग शैली का अद्भुत उदाहरण है। आगे बात करते हैं लिंगराज मंदिर के बारे में। तो भुवनेश्वर में है, शिव को समर्पित है। ठीक है, कहाँ है? भुवनेश्वर में शिव जी को समर्पित है। क्लियर। जगन्नाथ मंदिर के बारे में, ये पुरी में है। ये भगवान जगन्नाथ के बारे में बात की जाती है। मुक्तेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है ये मंदिर। ठीक है, उड़ीसा का छोटा मंदिर है। कलिंग शैली ये भी है। देखो, ये दोनों ही कलिंग शैली से निर्मित हैं। ठीक है, ये मुक्तेश्वर हो गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, दोनों ही कलिंग शैली से एक अद्भुत उदाहरण है। आगे बात करते हैं कांचीपुरम के बारे में। तो कांचीपुरम का बैकुंठ पेरुमाला मंदिर किस वंश के शासक में बनवाया था, इस बारे में बात करते हैं। तो कांचीपुर का जो बैकुंठ पेरुमाला मंदिर है, वे पल्लव शासकों ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, और बात करते हैं तो ये बनवाया किसने था? बैकुंठ कांचीपुरम का बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, तो ये बनवाया था नंदी वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, किसने बनवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और ये कौन थे? पल्लव थे। ठीक है, और ये किस में बनवाया था? कांचीपुरम ये साउथ एरिया का है, और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर द्रविड़ वास्तुकला फेमस थी। ठीक है, तो द्रविड़ शैली, द्रविड़ वास्तुकला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो आप बताइए कांचीपुरम का जो बैकुंठ पेरुमाल मंदिर किस वंश ने बनवाया था? ये पल्लव ने बनवाया था। आई थिंक ये हो गया है। ओके, ब्लैक पैगोडा कोणार्क सूर्य मंदिर है, और ये पल्लव ने बनवाया था, नंदीवर्मन पृथ्वी ने। अब आगे बात करते हैं, बौद्धों के बारे में बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म का प्रतीक प्रज्ञा को दर्शाता है। ठीक है, प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा वज्र है। क्लियर। ठीक है, वज्र को दर्शाता है बौद्ध धर्म। प्रज्ञा यानी प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में प्रज्ञा और उपाय को करुणा का प्रतीक बताया है। क्या है? उपाय को किसका प्रतीक बताया? करुणा को, करुणा। ठीक है, वज्रयान। ठीक है, वज्रयान संप्रदाय में इसका विशेष महत्व है। आगे बात करते हैं, किस मुगल बादशाह ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, मोती मस्जिद, लाल किला दिल्ली का निर्माण, मोती मस्जिद
लाल किला दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने सफेद संगमरमर से करवाया था। क्लियर। एक और मोती मस्जिद औरंगजेब ने आगरा किले में बनवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथक का अर्थ क्या है? आपको पता है बार बार कथक उत्तर प्रदेश का, लेकिन कथक का अर्थ क्या है? कहानी कहने वाला, नृत्य करने वाला, शास्त्र पढ़ने वाला या यंत्र बजाने वाला? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कहानी कहने वाला। हमारे उत्तर प्रदेश में कहानी कहने वाले ज्यादा फेमस हैं। ठीक है, जो कहानी के माध्यम से नृत्य करते हुए, कहानी कहते हुए, ठीक है, अपनी चीजें बताते हैं। तो नृत्य कला में कहानी को भी अभिनव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य बागुरम्बा है? ठीक है, क्या है यहाँ पे देख लो, बागुरम्बा इस तरह लिखा हुआ है, बागुरम्बा। ठीक है, तो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य बागुरम्बा है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, तो बागुरम्बा असम की बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। असम की कौन सी जनजाति द्वारा? बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह फूलों के समान लयबद्ध नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। फूलों के समान लयबद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस गुफा मंदिर में समुद्र मंथन का अद्भुत शिल्प बना हुआ है? जो समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें अमृत निकला था, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप अवतार किया था, तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि समुद्र मंथन का अद्भुत शिल्प बना हुआ है। तो एलोरा में, महाबलीपुरम में, बादामी या एलिफेंटा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में। ठीक है, तो महाबलीपुरम, जिसको मामल्लीपुरम बोला जाता है, में अर्जुन तपस्या शिल्प में समुद्र मंथन का अद्भुत उदाहरण मिला है। ठीक है, महाबलीपुरम में स्थित अर्जुन तपस्या में, ठीक है, समुद्र मंथन का एक शिल्प मिला है। और ये किसने बनवाया था? महाबलीपुरम पल्लवों ने बनवाया था, पल्लवों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथ में नाट्य कला का संपूर्ण विवेचन किया गया? नाट्य कला का संपूर्ण विवेचन किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र में। ठीक है, काम सूत्र में काम के बारे में बात की जा रही है। अर्थशास्त्र में राजनीतिक, जो कि चाणक्य का राजनीति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब वहीं नाट्य कला का जो संबंध है वो नाट्य शास्त्र है। ठीक है, और ये नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखी गई है। सॉरी, भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, किस मंदिर को विष्णुकांत कहा जाता है? विष्णुकांत किसको कहा जाता है? बृहदेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। तो जो बैकुंठ पेरुमाला मंदिर है ना, ठीक है, इसी को विष्णुकांत कहा जाता है। ठीक है, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे विष्णुकांत कहा जाता है। आगे देखो, उड़ीसा का कौन सा नृत्य संपूर्ण अभिनयात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध है? ओडिशा, मोहिनीअट्टम, कथकली या कुचिपुड़ी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिसी। ठीक है, ओडिसी जो नृत्य है वो संपूर्ण अभिनयात्मक शैली पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसको जो मुद्राएं हैं, अभिनव है, लयबद्ध संगीत है, इसका सही आंसर ओडिशा हो जाएगा। क्लियर। कथकली आपको पता है केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है। किस चित्रकला में रामायण के प्रसंग अधिक चित्रित होते हैं? ठीक है, रामायण के प्रसंग ज्यादा चित्रित होते हैं। पटचित्र में, पहाड़ी चित्रकला में, मधुबनी में या वर्ली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटचित्र में। ठीक है, पटचित्र में, जो कि उड़ीसा की है। ठीक है, पटचित्र कहाँ की? उड़ीसा की है। और यहाँ पर चित्रकला में रामायण और महाभारत के प्रसंग चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल नहीं है? अभी तक सूची में शामिल है, इन लोगों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, लेकिन कौन सा सूची में शामिल नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, तो देखो ताजमहल है, ठीक है, और अजंता की गुफाएं भी हैं, हुमायूं का मकबरा भी शामिल, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये अभी तक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं, बाकी तीनों शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर। तो आज हमारे जो सेकंड क्लास के जो 100 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। ठीक है, 40 क्वेश्चन पहले थे और 60 क्वेश्चन इसमें अब शामिल हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे बायोलॉजी, 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के देखेंगे।